हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की डिटेल लेक्चर सीरीज में, जहां पर हम अभी तक बात कर चुके हैं ऑन टू दी फिजिकल एंड वाटर क्वालिटी, फिजिकल एंड केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। और आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में भी मोस्ट प्रोबेबल नंबर मेथड और कॉलीफॉर्म इंडेक्स मेथड की टेस्टिंग मेथड्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन, ये जो आप सीरीज देख रहे हैं, ये सीरीज वन ऑफ इट्स काइंड हम फर्स्ट टाइम ऑन द यूट्यूब चैनल कंप्लीट टेक्निकल सिलेबस कवर अप कर रहे हैं थ्रू दिस टारगेट सीरीज, जहां पर आपको मंडे टू फ्राइडे टेक्निकल सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिलती हैं। डेली 4 PM पर आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग क्लासेस मिलती है मेरे द्वारा। डेली 5:30 PM पर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स क्लासेस मिलती है हर्षित सर के द्वारा। और हर सैटरडे को हम डाउट सेशन लेकर चलते हैं। जो हमने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा, हम उसी के सारे डाउट्स क्लेरिफाई करते हैं। जितने भी आपके डाउट्स आते हैं वो सारे डाउट्स आप हमसे शेयर करते हैं, हम उन्हें सैटरडे को लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में एंटरटेन करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है तैयारी के दौरान। बात करते हैं, यहां पर हमारे पास संडे को वी बेसिकली कंडक्ट अ मैराथन सेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में जो कि आप देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट मेथड, मोस्ट प्रोबेबल नंबर मेथड। अब ये मेथड क्या होती है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, फिर इस मेथड की डिटेलिंग में आगे बढ़ेंगे। हमारे पास हमें जरूरत थी पानी में पता करने की कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है भी या नहीं। तो उसके लिए व्हाट वी डिड इज, हमने पहले पहचाना कि हम किसको पता कर सकते हैं। तो हमने कॉलीफॉर्म और पैथोजेंस दोनों के बारे में समझा, और फिर समझा कि कॉलीफॉर्म्स को डिटेक्ट करना आसान होता है, पैथोजन को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो एक मेथड के बारे में पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, जो कि था हमारे पास मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक के बारे में, जिसमें नंबर ऑफ कॉलोनीज फाइंड आउट की जाती है। सेम यहां पर हमारे पास अगली जो मेथड है, इसमें भी हम कॉलीफॉर्म को ही पता करेंगे। और कॉलीफॉर्म को पता करने के लिए इस मेथड में हम फर्मेंटेशन प्रोसेस की मदद लेंगे। क्या होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस? फर्मेंटेशन प्रोसेस का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिक कंटेंट जो कि बायोडिग्रेडेबल नेचर का हो, जब उसे सड़ाया जाता है, जब उसे डिकम्पोज कराया जाता है, अगर वो डिकम्पोजन प्रोसेस के दौरान हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट बन जाते हैं जिनमें कुछ यूजफुल कंटेंट हमें मिल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कभी समझ लीजिए, जैसे कि आप ब्रेड खाते हैं, तो ब्रेड खाते हैं तो व्हाट इज बीइंग डन इज बेसिकली थोड़ा सा उसमें ब्रेड का जो हम डो बनाते हैं, उसे हम थोड़ी देर के लिए उसे जो है वो क्या करते हैं, फर्मेंट कराने की कोशिश करते हैं। आपने सुना होगा बियर हो गया, वाइन हो गया, एल्कोहल जितना भी हो गया, ये सब कोई अंगूर से, कोई हमारे पास जो से, इनको सड़ाकर, इनके फर्मेंटेशन को कराकर, या फर्मेंटेशन होने के बाद जो अब लिक्विड बचता है, हम उसी के थ्रू बेसिकली ये सारी चीजें बनाते हैं। तो फर्मेंटेशन भी एक डिकम्पोजिशन प्रोसेस ही है, बस अंतर इतना सा है जो एंड प्रोडक्ट है वो हमारे लिए यूजफुल बन जाता है। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम पानी के अंदर ये पता करना चाहते हैं कि बैक्टीरिया है या नहीं, तो हम उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ फूड डाल के देखेंगे। और फूड डालने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या कोई इस फूड को खाएगा। अगर खाएगा और एनएरोबिकली खाएगा, तो उसमें कुछ डिकम्पोजिशन के दौरान कुछ गैसेस बनेंगी। वो जो गैसेस बनेंगी, हम उन गैसेस को ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। अगर हमने उन गैसेस को ट्रैप कर लिया, हमें उन गैसेस का प्रेजेंस पता चल गया, तो हम यहां पर बताएंगे कि हां, पानी में कोई तो है जो हमारे द्वारा दिए गए फूड को डिकम्पोज करने की एबिलिटी रखता है। और वो कौन होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बात ये आती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हैं कितने नहीं हैं, कभी है कभी नहीं है, ये पता लगाना एक सिंगल टेस्ट के थ्रू बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने क्या सिलेक्ट किया, हमने कहा एक काम करते, एक टेस्ट परफॉर्म नहीं करते, बहुत सारे ट्यूब्स लेते हैं, सभी में टेस्ट परफॉर्म करते हैं, किसी में रिजल्ट आएगा किसी में नहीं आएगा। अगर सब में रिजल्ट आ गया, मतलब हम कह देंगे बहुत ज्यादा बैक्टीरिया है। किसी में नहीं आया, किसी में आया, हम कहेंगे बैक्टीरिया हैं। किसी में भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया,
हम कहेंगे बैक्टीरिया ही नहीं है। तो इसको करने के लिए हमने बहुत सारे ट्यूब का सिलेक्शन किया, इसलिए मोस्ट प्रोबेबल नंबर मेथड को मल्टीपल फर्मेंटेशन ट्यूब टेस्ट भी कहा जाता है। अब ये टेस्ट परफॉर्म कैसे किया जाएगा? बहुत सारे सैंपल हैं, सारे सैंपल अगर एक जैसे बना दिए तो भी टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? सब एक जैसे बना दोगे और किसी एक में एक जैसी गलती कर दी, सब में वही गलती रिफ्लेक्ट करेगी, तो मतलब ही नहीं निकलता। इसलिए इसमें क्या किया जाता है, अलग अलग डाइल्यूशन के सैंपल रेडी किए जाते हैं। अलग अलग डाइल्यूशन के सैंपल रेडी करने से क्या होता है, सबके अंदर अलग अलग हमारे पास जो है वो आप ये कह सकते हो कि प्रोसेस होगा डिकम्पोजिशन का, जिससे हमारे लिए ये श्योरिटी हो जाएगी कि हां सारे अलग अलग तरह के सैंपल्स हैं, सभी के अंदर कैसी प्रोसेस हो रही है कैसी नहीं हो रही है, सभी में डिफर करेगी, तो रिजल्ट सही आने के चांसेस ज्यादा मिल जाते हैं। दूसरी चीज, जितने ज्यादा नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे हमारे पास फ्लक्चुएशन उतने ही कम होने के चांसेस होंगे। हमारे पास जितने कम फ्लक्चुएशन होंगे बहुत सारे सैंपलों में, एरर उतना ही कम आएगा, तो रिजल्ट के एक्यूरेट होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा बनेंगे। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। यहां पर एक जनरल सा मैंने आपको आइडिया दिया है कि मेरे पास कोई भी एक सैंपल है जो मैं पानी का सैंपल लेकर आया हूं, ठीक है। पानी का सैंपल लेकर आया, मैंने क्या किया, सारे ही ट्यूब मैंने जो है वो कंसिडर किए, और इन ट्यूब्स के अंदर क्या किया मैंने, पहले वाले ट्यूब के अंदर 9 ml का मैंने इसमें साफ पानी मिलाया, 1 ml का मैंने इसके अंदर मेरा वाटर सैंपल मिला दिया। टोटल क्वांटिटी होगी 10 ml की, 1:10 का रेशियो हो जाएगा कि हमारा सैंपल 1 ml का है, टोटल क्वांटिटी 10 ml की है। फिर मैंने क्या किया, इसमें से इस पूरे 10 ml में से पूरा मिक्स करने के बाद 1 ml क्वांटिटी डाली इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, और 9 ml क्वांटिटी डाल दी मैंने इसके अंदर, जो कि है एरेटेड वाटर की, साफ पानी की। तो अब जरा अंतर समझना, 1 ml का टेस्ट सैंपल था, उसे 9 ml साफ पानी में डाल दिया, तो अब पूरे 10 ml के अंदर 1 ml का वाटर सैंपल है। अगर इसमें से भी 1 ml निकालूंगा तो सिर्फ 0.1 ml का वाटर सैंपल निकलेगा और 0.9 ml का एरेटेड वाटर निकलेगा। तो उस केस में हमारे पास यहां पर 0.1 ml का वाटर सैंपल है, और अब पूरा 10 ml हमारा साफ पानी है। तो 0.1 और 10 का जो रेशियो है वो कितने का हो जाता है, 10 टाइम्स का हो जाता है, सॉरी 100 टाइम्स का हो जाता है। तो आपको यह सोचने की जरूरत है कि जब आप पहले वाले सैंपल में देखोगे तो एरेटेड वाटर कम है और सैंपल ज्यादा है, इसमें एरेटेड वाटर ज्यादा है, सैंपल कम है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं सैंपल की क्वांटिटी कम होती चली जाएगी, एरेटेड वाटर बढ़ते चले जा रहा है। अगर सैंपल की क्वांटिटी कम होती चली जाएगी तो उसमें बैक्टीरिया की मात्रा भी कम होती चली जाएगी, नंबर ऑफ कॉलोनीज भी उतनी ही कम देखने को मिलेगी, 2 कॉलोनी, 50 कॉलोनी, 389 कॉलोनीज, टू न्यूमरस टू काउंट, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इनको काउंट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसे मल्टीपल ट्यूब्स में फर्मेंट करने की कोशिश की जाती है। कैसे करेंगे इसको जरा समझते हैं। हमने क्या किया, व्हाट वी डिड इज, जरा इसको यहां पर मेंशन कर लेते हैं। हमने एक ट्यूब लिया यहां पर, this is second tube that we considered, मल्टीपल फर्मेंटेशन ट्यूब है। तो देखते चले जाओ कैसे बनते चले जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, व्हाट वी डिड इज, यहां पर हमने, ये हमारा ट्यूब है, ऐसे हमने 5 ट्यूब लिए हैं, ऐसे 5, इसके पीछे कितने रखे, 5 रखे हैं, इसके पीछे भी 5 रखे हैं, इसके पीछे भी 5 रखे हैं, इसके पीछे भी 5 है, इसके पीछे भी 5 है, सबके पीछे 5 सैंपल है, 5 ट्यूब्स है। तो इंटू 5
इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अच्छा, हमारे पास यहां पर अगर बात करूं तो टेस्ट सैंपल की क्वांटिटी कितनी और एरेटेड वाटर की क्वांटिटी कितनी, दोनों को डिफाइन कर लेते हैं। मैं पहले वाले में कहता हूं कि मैंने टेस्ट सैंपल लिया 10 ml का, जो मैंने पीछे एग्जांपल दिखाया था उससे कुछ थोड़ा सा अलग दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वो सिर्फ एक आइडिया था आपको बताने के लिए। और मैंने एरेटेड वाटर लिया इसके अंदर 0 ml का। फिर मैंने इसी का डाइल्यूशन करना चालू किया, मतलब साफ पानी मिलाना चालू किया सैंपल के अंदर। तो मैंने इसके अंदर क्या रेशियो रखा, 1 ml का टेस्ट सैंपल रखा और 9 ml का एरेटेड वाटर रखा। मैंने अगले वाले के अंदर 0.1 ml का टेस्ट सैंपल रखा और 9.9 ml का मैंने उसके अंदर रखा एरेटेड वाटर। मैंने अगले वाले के अंदर 0.01 ml का टेस्ट सैंपल रखा और 9.99 ml का मैंने जो है इसके अंदर एरेटेड वाटर रखा। यहां पर मैंने 0.001 ml का टेस्ट सैंपल रखा और इसमें मैंने 9.999 ml का मैंने इसमें रखा हमारा एरेटेड वाटर। सभी के अंदर हो क्या रहा है, यहां से यहां पर जो डाइल्यूशन हो रहा है वो है 10 गुना का। यहां से यहां पर देखा जाए तो डाइल्यूशन हो रहा है 10 गुना का। यहां से यहां देखा जाए तो डाइल्यूशन हो रहा है 10 गुना का। यहां से यहां देखा जाए तो डाइल्यूशन हो रहा है 10 गुना का। अब इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने इसके अंदर अपने इस सैंपल को फिल कर दिया, मतलब यहां पर हमारे पास ये टेस्ट सैंपल फिल्ड है। दिस इज दी टेस्ट सैंपल, दैट इज मतलब हमारे सारे के सारे ट्यूब जो है वो कंप्लीटली हमने इन प्रोपोर्शन में इन्हें फिल कर दिया। अब फिल करने के बाद व्हाट इज टू बी डन इज, क्या करना पड़ेगा, आप ये ध्यान रखिएगा यहां पर हो क्या रहा है। जैसे जैसे आप यहां से आगे जा रहे हो डाइल्यूशन क्या होते चले जा रहा है, डाइल्यूशन बढ़ते चले जा रहा है। डाइल्यूशन इंक्रीज है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या होते चले जा रहा है, कम होते चले जा रहा है। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, डाइल्यूशन बढ़ते चले जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम होते चले जा रहा है। आपको इन सारे सैंपलों में अब आपको देना है इसके अंदर फूड। फूड फूड को क्या लेके चलेंगे, लैक्टोज ब्रोथ। क्या लेके चलेंगे फूड, लैक्टोज ब्रोथ। लैक्टोज ब्रोथ एज फूड सभी में डाल देंगे, कुछ अमाउंट ऑफ फूड सभी में डाल दिया जाएगा। और डाल देने के बाद हम क्या कर रहे होंगे, यहां पर इसका जो ऊपर है जो हमें ये दिखाई दे रहा है यहां पर, हम इसे कंप्लीटली ब्लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे, इसे कंप्लीटली ब्लॉक कर देंगे। ये उल्टा कैसे होगा, ठीक है चलेगा। ये ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे जरूरत है क्या करने की, मुझे जरूरत है इसे कंप्लीटली एरोबिक, मुझे इसे एन एरोबिक कंडीशन में डालना है। तो एन एरोबिक कंडीशन में डालना है, इसलिए मैं इसे कंप्लीटली पैक करते चले जा रहा हूं।
जनरली इसे पैक किया जाता है कॉटन ट्यूब से, सॉरी कॉटन की हमारे पास जो है वो ऐसे बॉल्स टाइप बनाई जाएंगी और उसे ऊपर से पैक कर दिया जाएगा, क्योंकि टेस्ट ट्यूब है तो टेस्ट ट्यूब के यहां पर फटने के चांस हो जाते हैं, डैमेज होने के चांस हो जाते हैं, इसलिए हम इसे कॉटन की बॉल से जो है वो इसे हम बंद कर देते हैं। ये लो, हो गया बंद। अब ये बंद तो हो गया है हमारे पास, यहां पर हम इंसर्ट करेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, हम यहां पर इंसर्ट करने वाले हैं दरहम ट्यूब्स। कुछ ऐसी इन्वर्टेड ट्यूब्स होंगी पतली सी, जो इसके अंदर रखी होंगी, और इसके अंदर जो ट्यूब्स रखी होंगी, खाना तो डाल चुके हैं, खाना डाल चुके हैं, ट्यूब्स रखी है अंदर। इन ट्यूब्स के अंदर हमारे पास इन अ टाइम ऑफ अप्रोक्सीमेटली, मान के चलिए हम टाइम देंगे इस पूरे प्रोसेस को होने में। फूड दे दिया, अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चीजों को सड़ाएंगे, तो सड़ाने के लिए हमें इन्हें एक अनुकूल टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो टेम्परेचर यहां मैं मेंशन करता हूं, टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस, और टाइम हमने इनको दे दिया अप्रोक्सीमेटली 48 आवर्स। इस 48 घंटे के अंदर डिकम्पोजिशन प्रोसेस हो जाएगा, और डिकम्पोजिशन प्रोसेस होगा तो उस डिकम्पोजिशन प्रोसेस के दौरान हमारे पास हमें यहां पर किसी किसी में बबल्स देखने को मिलेंगे, किसी किसी में बबल्स देखने को मिलेंगे, और किसी किसी में बबल्स देखने को नहीं मिलेंगे। जिसमें बबल देखने को मिल गए हम उसे कहेंगे पॉजिटिव रिजल्ट, और जिसमें बबल नहीं देखने को मिले उसे कहेंगे नेगेटिव रिजल्ट, ठीक है, या नेगेटिव ट्यूब। तो हमारे पास ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव, और ये बन जाएगा पॉजिटिव। लेकिन ये तो तुम्हारे सामने एक एक दिखाई दे रहे हैं, इनके पीछे 5-5 है, तो टोटल 25 ट्यूब है मेरे पास। ऐसे हर 25 ट्यूब में देखेंगे किसमें बबल आ रहा है, किसमें बबल नहीं आ रहा है। जिस जिस बबल आया उसको हम कहेंगे पॉजिटिव ट्यूब, जिस जिस बबल नहीं आया उसे हम कहेंगे नेगेटिव ट्यूब। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव ट्यूब की मदद से ही पता लगाएंगे कि भाई हमारे पास कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने के चांसेस हैं। तो अब जरा यहां पे मुझे सोचकर बताओ, अगर ये मैंने कंसिडरेशन किया तो मेरे पास यहां पर हमने क्या किया, हमने यहां पर किया क्या है, ठीक है, ट्यूब्स ऑफ डिफरेंट डाइल्यूशन आर टेकन, ट्यूब ऑफ डिफरेंट डाइल्यूशन आर टेकन। हमारे पास डाइल्यूशन, जब हमारे पास डाइल्यूशन बढ़ता है तो उससे कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। हमें यह ध्यान रखना है कि हमने मल्टीपल ट्यूब क्यों लिए, हमारे पास मल्टीपल ट्यूब लेने से हमारे पास फ्लक्चुएशन कम हो जाते हैं, फ्लक्चुएशन कम हो जाता है, एरर के होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और रिजल्ट में एक्यूरेसी हमारे पास ज्यादा मिलने के चांसेस हो जाते हैं। अभी हमने ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट टोटल ट्यूब्स कितने लिए, टोटल ट्यूब्स टेकन इज इक्वल टू 5 × 5। हर एक डाइल्यूशन के 5-5 लिए हैं, टोटल कितने हो गए, 25 ट्यूब्स लिए हमने। हमारे पास
पॉसिबल रिजल्ट्स कितने आ सकते हैं, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्यूब्स कितने हो सकते हैं। एग्जाम्पल जरा सोच के चलिएगा, अगर मान लो मैंने एक सेट देखा कि 10 ml के सैंपल में पांचों के पांचों पॉजिटिव है, 1 ml वाले में पांचों के पांचों पॉजिटिव है, ऐसे करते करते हमारे पास एक रिजल्ट ये आ गया। ऐसे करते करते एक रिजल्ट ये बनेगा कि भाई हमारे पास एक पॉजिटिव है, मतलब एक नेगेटिव हो गया, बाकी 4 पॉजिटिव है, बाकी सब में पॉजिटिव है। एक केस ये बनेगा कि भाई हमारे पास यहां पर ये सब के सब पॉजिटिव है, इसमें से 2 नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो 3 पॉजिटिव है। ऐसे करते करते चले जाओगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो पॉसिबल रिजल्ट्स कितने हो सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्यूब्स, 6 की पावर 5। लेकिन ये कॉम्बिनेशंस है, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारा तो एक ही रिजल्ट आएगा ना, कि पहले वाले में 4 पॉजिटिव मिले, दूसरे वाले में 3 पॉजिटिव मिले, तीसरे वाले में, मैं इनकी बात कर रहा हूं, इसमें 4 पॉजिटिव मिले, दूसरे वाले में 3 पॉजिटिव मिले, तीसरे वाले में 5 पॉजिटिव मिले, इसमें 2 पॉजिटिव मिले, इसमें 2 पॉजिटिव मिले, ये हमारा एक रिजल्ट आ गया। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी इतनी है, ठीक है, बट वी विल हैव ओनली वन रिजल्ट आउट ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज। तो हमारे पास, हम इन पॉसिबिलिटी को जरा ड्रॉ कर लेते हैं, इन पॉसिबिलिटीज को ड्रॉ कर लेते हैं, और पॉसिबिलिटीज को क्या ड्रॉ करेंगे जरा समझना। हमारे पास मैंने लिया यहां पर साइज ऑफ सैंपल, हमारे पास जब हम बात कर रहे हैं साइज ऑफ सैंपल की, तो साइज ऑफ सैंपल के केस में हमें यह भी सोचकर चलना पड़ेगा कि हमारे पास हमारे कितने अलग अलग तरीके पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस हैं। तो यहां पर मैं ड्रॉ कर लेता हूं, नंबर ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स, मैं यहां लिखता हूं पॉसिबिलिटी 1, यहां लिखता हूं पॉसिबिलिटी 2, यहां लिखता हूं पॉसिबिलिटी 3, मैं यहां लिखता हूं पॉसिबिलिटी 4। स्पेस मेरे पास कम है, तो यहां पर मैं 5 पॉसिबिलिटीज अपने सामने लिख लेता हूं, पॉसिबिलिटी 5।
ठीक है, अब जरा देखिएगा मेरे पास सैंपल की साइज क्या क्या है। एक सैंपल है मेरे पास 10 ml वाला, अब जरा देखते हैं। एक मेरे पास सैंपल है 10 ml वाला, एक सैंपल है जिसके अंदर मेरे पास वाटर सैंपल की क्वांटिटी है 1 ml की, एक सैंपल है जिसमें वाटर सैंपल क्वांटिटी है 0.1 ml की, एक है जिसमें क्वांटिटी है 0.01 ml की, एक सैंपल है जिसमें क्वांटिटी है 0.001 ml के बराबर। एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि जो मुझे नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब्स मिले या पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, एक पॉसिबिलिटी ये कि सब में मुझे बबल देखने को मिल गया। मुझे सभी में बबल देखने को मिल रहा है, एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है। मुझे एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि मुझे इन तीनों में तो पॉजिटिव रिजल्ट मिले, 0.01 ml वाले में मुझे 4 ट्यूब में, 5 ट्यूब में से 4 में पॉजिटिव रिजल्ट मिले, एक में नेगेटिव मिला। 0.001 ml वाले सैंपल साइज वाले में 3 ट्यूब पॉजिटिव मिले और 2 ट्यूब नेगेटिव मिले, मैंने उसे पॉजिटिव रिजल्ट को यहां मेंशन कर लिया। एक मुझे पॉसिबिलिटी मिली जो कि है मेरे पास 5 53420, एक पॉसिबिलिटी मेरे पास 43200, एक पॉसिबिलिटी मैंने अपने मन से ऑर्डर कर ली कि 02200। सो दीज आर द फ्यू ऑफ दी पॉसिबिलिटीज जो मैंने अपने मन से ड्रॉ कर ली है, इनको जरा समझने की कोशिश करिएगा। आपके पास बहुत ही आसान तरीके से चीजों को अपने सामने प्रेजेंट किया है, ठीक है। अब हमारे पास हमें बताना है कि अगर हमारा सैंपल साइज 100 ml का होता तो एम्पियन वैल्यू पर 100 ml ऑफ सैंपल कितने निकल कर आती। अब वही पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन चार्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन चार्ट। स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन चार्ट क्या मतलब होता है इसका? ये वो चार्ट है जब बहुत सालों पहले किसी ने ये एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में किया होगा तो उसके पास कितने रिजल्ट आए होंगे उसने सबको चार्ट में उतार दिया। और आज जब हम लेबोरेटरी में बैठे हैं तो हमने लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट करके इतनी पॉसिबिलिटीज ड्राइव करने की कोशिश करी। सारे नहीं आएंगे, हमारा इनमें से कोई सा भी एक पॉसिबिलिटी कितनी है 6 की पावर 5 के बराबर पॉसिबिलिटी, उनमें से मैंने कितनी लिख ली 5 लिख ली। हमारा इनमें से कोई सा भी एक रिजल्ट आ सकता है, मुझे नहीं पता कौन सा आएगा, आ कोई भी सकता है। मैंने उसके लिए एम्पियन पता करने के लिए यह पता किया कि कैलिब्रेशन चार्ट कैसे बनाया होगा। किसने बनाया? मेड ईयर्स अगो बाय साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ने बनाया। अच्छा, साइंटिस्ट ने बनाया तो कैसे बनाया होगा? उसने क्या किया, ठीक है, सैंपल साइज ले ली, और उसने सैंपल साइज के अकॉर्डिंग
10 ml, फिर 1 ml और 0.1 ml। हमने तो टोटल 5 अलग अलग डाइल्यूशन लिए हैं, साइंटिस्ट ने खाली 3 लिए थे। सर उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसने एमपीएन वैल्यू पर 100 ml रिपोर्ट कर दी। जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, जब उसे पांचों के पांचों 10 ml के पांचों ट्यूब्स, 1 ml के पांचों ट्यूब और 0.1 ml के पांचों ट्यूब में सभी में उसे पॉजिटिव रिजल्ट मिला, उसने उसके एमपीएन वैल्यू को कुछ बोला। क्या बोला? मैंने ये लिख दिया। ठीक है। जब उसे यह देखने को मिला कि 5, 4 और 3 ऐसा कुछ उसे पॉजिटिव रिजल्ट मिला, तो उसने उसको बोल दिया बी वैल्यू। सब रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी कितनी है? पॉसिबिलिटी हमारे वाले केस में हमने 5 लिए थे, 5 डाइल्यूशन लिए थे, तो 6 की पावर 5 बन रहा था। यहां 3 लिए तो 6 की पावर 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। क्या 6 की पावर 3 पॉसिबिलिटी लिख सकता हूं? यहां पर नहीं लिख सकता, उनमें से कुछ लिख देता हूं। ठीक है। हमारे पास और ऐसे करते करते हम बहुत सारी पॉसिबिलिटी लिख सकते हैं। मैंने यहां पर कुछ लिख ली। अब ऐसा पूरा चार्ट बना हुआ पड़ा होगा ऑलरेडी हमारे पास यहां पर, मेड ईयर्स अगो बाय साइंटिस्ट ने बनाया। पहली चीज तो ये। फिर दूसरी चीज ये, हमारे पास दे कंसिडर्ड 3 डिफरेंट डाइल्यूशन। तो हमारे पास पॉजिटिव या फिर पॉसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट कितनी बनेगी? पॉसिबल रिजल्ट्स कितने बनेंगे? 6 की पावर 3 के बराबर। सारे के सारे कहां हैं? ऑल रिजल्ट्स मेंशन्ड इन चार्ट। हमें क्या करना है? हमने जो आज एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में जैसा भी रिजल्ट हमारा आ रहा है, उसको इस चार्ट से कंपेयर कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। कंपेयर आवर टूडेज एक्सपेरिमेंट रिजल्ट विथ चार्ट रिजल्ट। वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? उन रूल्स को पहचानते हैं। अब रूल समझते हैं। हमारे पास ये थॉमस इक्वेशन कंडीशन आ गई, लेकिन अभी थॉमस इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक ब्लैंक स्लाइड इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। ये रही। बात करते हैं रूल्स टू इंडिकेट एमपीएन वैल्यू। पहला है, हमारे पास हमारा जो डाइल्यूशन है, वो डाइल्यूशन हमें ऐसा रखना है कि हमारा डाइल्यूशन हमारे कैलिब्रेशन और एक्सपेरिमेंट के बीच में सिमिलरिटीज होनी चाहिए। ठीक है। पहली चीज तो ये। सिमिलरिटीज बिटवीन एक्सपेरिमेंट एंड कैलिब्रेशन शुड बी देयर, होनी चाहिए। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, हमारे पास डाइल्यूशन
रेशियो बिटवीन consecutive samples should be same in experiment and chart। इसका मतलब क्या होता है, आपने अगर एक्सपेरिमेंट करते वक्त भी 10 गुना का डाइल्यूशन किया, 10 ml 1 ml 0.1 ml, ये 10 गुना का हो रहा है। कैलिब्रेशन करते वक्त मतलब एक्सपेरिमेंट करते वक्त भी वही किया, 10 ml 1 ml 0.1 ml 0.01 ml 0.001 ml, है तो 10 गुना का। तो डाइल्यूशन रेशियो बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव सैंपल, एक के बाद एक आने वाले सैंपल्स, शुड बी सेम इन दी एक्सपेरिमेंट एंड दी चार्ट। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, जरा समझिएगा इस बात को। लेट मी ड्रिंक सम वाटर। ठीक है, तो अब हमारे पास यहां पर क्या होता है कि हमारे पास इफ एक्सपेरिमेंट एंड calibration has different number of dilutions, डाइल्यूशन ट्यूब्स। जैसे कि हमारे पास चार्ट में कितनी है, चार्ट में 3 है और एक्सपेरिमेंट में कितनी है, 5 है। तो हमारे पास अब therefore number of sets of dilution of same dilution ratio will be more than 1। क्या मतलब होता है इसका, जरा देखो आप। आपके पास एमपीएन की वैल्यूज आ गई, कॉन्जिक्यूटिव 10 ml 1 ml 0.1 ml का एक पूरा सेट बनेगा। इनके पास तो 3 ही थे, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमारे पास तो 10 ml 1 ml 0.1 ml का एक सेट बनेगा, फिर इन तीनों का एक सेट बनेगा, फिर इन तीनों का एक सेट बनेगा। तो नंबर ऑफ सेट कितने हो जाएंगे, हमारे पास ये बनेगा एक सेट, दिस इज सेट नंबर 1। फिर हमारे पास ये बनेगा कॉन्जिक्यूटिव ट्यूब्स का जिनका सेम डाइल्यूशन हो, ये बनेगा सेट नंबर 2। और फिर हमारे पास ये बनेगा सेट नंबर 3। सर 3-3 का क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पास यहां पर रिजल्ट 3-3 के हैं। अगर आपने 4 सेट पे काम किया होता और कैलिब्रेशन चार्ट 3-3 का होता तो आप क्या करते, 3 का एक बनाते सेट, फिर 3 का एक सेट बनाते, काम खत्म हो जाता। अगर कैलिब्रेशन चार्ट में ये वाले डाइल्यूशन भी 5 तरह के होते तो इसका मतलब हमारे पास इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो फिर एक ही पूरा का पूरा सेट बनता। आई बात समझ में। अब 3 सेट बन रहे हैं तो तीनों सेटों के हमारे पास हमें ऑब्जर्वेशंस करने हैं। कैसे ऑब्जर्वेशन करने, जरा देखो। 5 5 5, जब तीनों के तीनों 5 5 5 के हो, मतलब 10 ml में भी 5 पॉजिटिव रिजल्ट, 1 ml में भी 5 पॉजिटिव रिजल्ट और 0.1 ml में भी 5 पॉजिटिव रिजल्ट, अगर ऐसा मिलता है तो आपको यहां पर ऐसा 5-5 का कितने ग्रुप मिल रहे हैं जिसमें कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई दे रहे हो, देख लो यहां पर।
एक ये बन रहा है सेट, फिर सेकंड वाले के लिए एक सेट ये बनेगा, और थर्ड वाले के लिए फिर एक सेट हमारे पास ये बनेगा। और फिर एक सेट यहां ये बन रहा है 5 5 का। ठीक है, अब आपके पास आपको ये देखना है कि 5 4 3 के कितने सेट आपको आपके इसमें दिखाई दे रहे हैं। 5 4 3 का कॉन्जिक्यूटिव कहां है, सिर्फ एक है। तो यहां तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट है, यहां पर एक ही है। 3 4 2 का कहां सेट दिखाई दे रहा है, 3 4 2 का सेट कहां दिखाई दे रहा है, सिर्फ यहां दिखाई दे रहा है। 4 3 2 का सेट कहां दिखाई दे रहा है, सिर्फ यहां दिखाई दे रहा है। और 0 2 2 2 का सेट कहां दिखाई दे रहा है, सिर्फ यहां दिखाई दे रहा है। मतलब कि हमारे पास अगर इनमें से कोई सी भी पॉसिबिलिटी आती और मुझे उसमें से चूज करना पड़ता है कि मेरा एमपीएन रिजल्ट कैसे बताऊंगा, तो उसके जो रूल्स हैं उन रूल्स को फॉलो करते हैं। रूल ये कहता है सिमिलरिटी बिटवीन एक्सपेरिमेंट एंड कैलिब्रेशन शुड बी देयर। है सिमिलरिटी हमारे पास, 10-10 गुना का रेशियो हमने लिया है, उन्होंने भी ये लिया था कैलिब्रेशन चार्ट में। डाइल्यूशन रेशियो बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव सैंपल शुड बी सेम इन एक्सपेरिमेंट एंड चार्ट, 10-10 गुना का है। ठीक है, यहां लिख लो 10 टाइम्स डाइल्यूशन हमारे पास भी है। इफ एक्सपेरिमेंट एंड कैलिब्रेशन हैज डिफरेंट नंबर ऑफ डाइल्यूशन ट्यूब्स, चार्ट में तीन डाइल्यूशन है, एक्सपेरिमेंट 5 डाइल्यूशन है, तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ डाइल्यूशन ऑफ सेम डाइल्यूशन रेशियो विल बी मोर देन 1। और अगर हमारे पास एक से ज्यादा, इफ मोर देन 1 set are available, if more than 1 sets are available, then we choose the set of हाईएस्ट डाइल्यूशन। अगर हमारे पास एक से ज्यादा सेट है जिनमें सेम डाइल्यूशन रेशियो या फिर हमारे पास सेम रिजल्ट जो यहां दिखाई दे रहा है वो अलग अलग डाइल्यूशन में दिखाई दे रहा है, मतलब 5 5 5 का रिजल्ट मुझे इस वाले डाइल्यूशन में भी दिखाई दे रहा है, इस वाले सेट में भी दिखाई दे रहा है, इस वाले सेट में भी दिखाई दे रहा है, तो किसको लूंगा, जिसका डाइल्यूशन सबसे ज्यादा हो। कौन से वाला डाइल्यूशन सबसे ज्यादा हो, इसका डाइल्यूशन सबसे ज्यादा है, तो इसको मैं कंसीडर करके चलूंगा। तो मेरे पास ये बन जाता है मेरी चॉइस, पहली चीज ये। फिर अब ये देखो कि आपके पास आपका 5 5 5 का जो ऑब्जर्वेशन आया था साइंटिस्ट के पास, उसने सैंपल साइज ली थी 10 1 और 0.1 ml की, लेकिन आपकी तो सैंपल साइज आ रही है 0.1 0.01 और 0.001 ml। तो ऐसे में आपके पास आपका अगला रूल यह कहता है, रूल अगला कहता है, क्या है अगला रूल हमारे पास, 5वें के बाद छठे पर आते हैं, 6th कंडीशन, कि ऐसे में हमारे पास अगर हमें वैल्यू पता है कंसंट्रेटेड की, ठीक है, इफ एमपीएन वैल्यू
of concentrated sample is known। अगर हमें कॉन्सेंट्रेटेड सैंपल की क्या पता हो, हमें एम्पियन वैल्यू पता हो, और अगर मुझे उसे कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, अगर मुझे उसे कन्वर्ट करना है इनटू दी एम्पियन वैल्यू डाइल्यूटेड की बतानी है मुझे, ठीक है। हमारे पास एंड इफ वी हैव टू report the एम्पियन वैल्यू of diluted sample, then एम्पियन वैल्यू is multiplied by number of times डाइल्यूशन इज डन। अब जरा देखो, ये हमारे पास यहां पर कंडीशन आ गई। आपके पास एम्पियन वैल्यू थी ए के बराबर, जब सैंपल साइज थी 10 ml, 1 ml और 0.1 ml की। अब आप रिपोर्ट करना चाह रहे हो 0.1 ml, 0.01 ml और 0.001 ml के लिए, तो 10 ml के रिस्पेक्ट में या इसके रिस्पेक्ट में ये वाला जो सैंपल है ये कितने गुना ज्यादा डाइल्यूशन है? 100 टाइम ज्यादा डाइल्यूटेड है। कैसे पता? 10 ml को 0.1 से कंपेयर करो तो 100 टाइम्स वैल्यू हो गई, या फिर इससे 100 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा, इसमें 100 मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा, इसमें 100 मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा। तो एक्चुअली में ये वाला जो सेट है और ये वाला जो सेट है थर्ड वाला, थर्ड और फर्स्ट स्टेज में 100 टाइम्स का डाइल्यूशन है। तो अगर आप इसको रिपोर्ट करते हो और 5 5 5 की वैल्यू हमारे चार्ट में इसके लिए दे रखी है और तुम्हें इस डाइल्यूशन के लिए रिपोर्ट करना है, तो ये हो गया कंसंट्रेटेड, ये हो गया डाइल्यूटेड। तो डाइल्यूटेड की बतानी है तो कंसंट्रेटेड की जो वैल्यू है उसमें कितना मल्टीप्लाई करने का, नंबर ऑफ डाइल्यूशन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर क्या आ जाएगा? 100A का आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास यहां पर इसको जरा देखो, 543 की वैल्यू 10, 1 और 0.1 ml के लिए बी पता है। 543 हमें 0.1, 0.01 और 0.001 ml के लिए बताना है। इसके लिए पता है, इसके लिए बताना है। क्या करेंगे? बी में 100 टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको 342 की वैल्यू सी पता है 10, 1 और 0.1 के लिए। आपको 342 की वैल्यू अब एक 0.1 और 0.01 ml के लिए बतानी है। कितनी बताओगे? 10 गुना का डाइल्यूशन है, 10 टाइम सी कर दोगे। आपको 432 10, 1 और 0.1 ml के लिए पता करना है, और 432 10, 1 और 0.1 ml के लिए डी पता है। तो जो पता है जैसा है वैसा निकाल के रख दो। 022 तुम्हें पता है किसके लिए? 10, 1 और 0.1 ml के लिए। 022 तुम्हें बताना है 10, 1 और 0.1 ml, कोई अंतर ही नहीं आया, जो आंसर आएगा वही का वही आ जाएगा। इन सभी में से जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी हम उसी को रिपोर्ट करेंगे हमारे आंसर में। लेकिन यहां तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, जरा देखते हैं कैसे और हमारे पास यहां पर रूल्स को और ज्यादा समझा जा सकता है। अब रूल में हमारे पास एक कंडीशन ये आती है, इसके बाद रूल नंबर 7 ये कहता है देयर शुड नॉट बी any set
considered which has any zero positive result. मतलब हम ऐसे सेट को कंप्लीटली बाहर कर देंगे जिसमें एक भी पॉजिटिव रिजल्ट जीरो दिखाई दे रहा है, और ऐसे भी अगर हमारे पास एक से ज्यादा है, if there are more than one set having zero positive result, then that is chosen which has second positive value, which has second positive value। तो बहुत आसान सी बात है हमारे पास है, ठीक है। और अगर हमारे पास ऐसे सेट भी, हमारे पास अगर ऐसे सेट भी एक से ज्यादा है, एंड इफ देयर आर मोर देन वन such set, then that set is preferred which has लीस्ट डाइल्यूशन, जिसका डाइल्यूशन लीस्ट होगा। पहले वाले केस में हाईएस्ट डाइल्यूशन वाली बात करी थी, अब लीस्ट वाली बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये एक तरीका हुआ। अगला हमारे पास तरीका है थॉमस इक्वेशन का यूज करके। थॉमस इक्वेशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द थॉमस इक्वेशन, आपकी जो एम्पियन वैल्यू आएगी, एम्पियन वैल्यू या एम्पियन पर 100 ml, ये निकल कर आएगा हमारे पास बाय कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब्स होल डिवाइडेड बाय ml ऑफ सैंपल इन negative tubes into ml of sample in all tubes। हमारे पास हमें क्या करना है? कितने पॉजिटिव ट्यूब्स है ये काउंट करना है, फिर नेगेटिव ट्यूब्स में टोटल मिला के कितने ml का सैंपल है, ऑल ट्यूब्स में कितने ml का सैंपल है, इनटू 100 कर देंगे। थॉमस इक्वेशन से पता चल जाएगा एम्पियन की वैल्यू क्या है। तो इसको जरा एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, अगर क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आता है तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कहता है? हमारे पास सैंपल साइज दे रखी है, ठीक है। तो सैंपल साइज इज 10 ml, 1 ml, 0.1 ml और 0.01 ml, ये सैंपल साइज है। कितने पॉजिटिव ट्यूब्स हैं इन्होंने ये दे दिए हैं, और कितने नेगेटिव ट्यूब्स हैं इन्होंने ये भी दे दिए हैं। कितने कितने हैं? 4, 2, 1, 0 और 1, 3, 4,
और 5। ये साफ पता चलता है कि अगर 4 पॉजिटिव है तो 1 नेगेटिव होगा, 2 पॉजिटिव है तो 3 नेगेटिव होंगे, 1 पॉजिटिव है तो 4 नेगेटिव होगा, 0 पॉजिटिव है तो 5 नेगेटिव होंगे। ठीक है, साथ में इन्होंने एमपीएन टेबल भी दे रखी है। इट इज फॉलोज। कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव ट्यूब्स और इनकी एम्पियन वैल्यू पर 100 ml, 10 ml, 1 ml, 0.1 ml, और इनकी एम्पियन वैल्यूज भी है हमारे पास। तो रिजल्ट है हमारे पास 5, 4, 3 का 280 इसकी वैल्यू है, फिर है 4, 3, 1 का इसकी वैल्यू 33 है, फिर 4, 2, 1 का इसकी वैल्यू 26 है, और फिर 2, 1, 0 इसकी वैल्यू 7 है। ये हमारे पास हमारा एम्पियन का चार्ट दे रखा है। आपको हमेशा क्या करना होता है, सबसे पहले एम्पियन चार्ट में जैसी जैसी वैल्यू दे रखी है वैसी वैसी वैल्यू यहां ढूंढने की कोशिश की जाती है। क्या कहीं पर भी तुम्हें पॉजिटिव ट्यूब्स में 5, 4, 3 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। क्या तुम्हें 4, 3, 1 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। उल्टा मत पढ़ लेना, नेगेटिव ट्यूब्स को कभी नहीं पढ़ा जाता। 4, 3, 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या 4, 2, 1 दिखाई दे रहा है यहां पर? यस, इट इज सीन। ठीक है। क्या 2, 1, 0 दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे इसमें से रिजल्ट कौन सा लेना चाहिए? मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। इसमें मेरे पास क्या है? इट हैज 1, 0 पॉजिटिव रिजल्ट। हैंस रिजेक्टेड। तो बचा कौन सा? तो बचेगा हमारे पास सिर्फ ये वाला सेट, और सिर्फ ये वाला सेट बचेगा। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन है 10, 1 और 0.1 ml का। यहां भी आंसर है 10, 1 और 0.1 ml का। तो जो यहां आंसर है वही आंसर हमारा भी निकल कर आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 26 के बराबर। 26 के बराबर आंसर है। इसको अब हम थॉमस इक्वेशन से कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर हम कैलकुलेट करते हैं थॉमस इक्वेशन से, तो जरा देखो हमारे पास अकॉर्डिंग टू थॉमस इक्वेशन, आप देखो एम्पियन पर 100 ml आंसर क्या आना चाहिए? फॉर्मूला क्या कहता है? नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब्स कितने हैं? 4, 5, 6 और 7। टोटल 7 ट्यूब्स है जो पॉजिटिव हैं। ml ऑफ सैंपल इन नेगेटिव ट्यूब्स। नेगेटिव ट्यूब्स में कितने ml का सैंपल है? जरा ध्यान से पढ़ना। एक नेगेटिव ट्यूब है, उसमें 10 ml का सैंपल है। 3 नेगेटिव ट्यूब है, उसमें 1-1 ml का सैंपल है। तो 10 ml प्लस 3 ml कितना हो गया? 13 ml। फिर 4 ऐसे नेगेटिव ट्यूब है जिनमें हर एक में 0.0.1, 0.1, 0.1 एंड 0.1 ml सैंपल है। तो कितना हो जाएगा ये? 0.4। और 5 ऐसे ट्यूब है जिनकी क्वांटिटी कितनी? 0.01 ml के बराबर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10, 13,
13.4, 13.45, तो हमारे पास ये बन जाएगा 13.45 ml वो क्वांटिटी है जो नेगेटिव ट्यूब में पाई गई है, इनटू सारे ट्यूब में मिलाकर कितनी क्वांटिटी है सैंपल की। 4 ट्यूब में 10 ml, पॉजिटिव ट्यूब में 10 ml और एक नेगेटिव ट्यूब में भी 10 ml, टोटल मिलाकर पांचों ट्यूब में कितना हो जाएगा 50 ml। इन पांचों ट्यूब में कितना हो जाएगा 5 ml। इन पांचों ट्यूब में कितना हो जाएगा 0.5 ml। इन पांचों ट्यूब में कितना हो जाएगा 0.05 ml। तो 50 और 5 55 और 0.5 55.55 हो जाएगा आंसर। तो ये बन जाएगा 55.55 ml इंटू 100 कर दो। तो जरा इसका आंसर निकाल कर देखते हैं कितना आ रहा है। लेट अस जस्ट कैलकुलेट द आंसर। तो ये आंसर कितना आएगा हमारे पास, देख लेते हैं जरा। दिस कम्स आउट टू बी 13.45 इंटू 55.55 747.1475 का अगर रूट ले लेता हूं तो बनता है 27.33। तो दिस कम्स आउट टू बी 7/27.33 इंटू 100 के बराबर। तो 7 को डिवाइड करना है 27.33 से। 7 डिवाइड बाय 27.33 कम्स आउट टू बी, हमारे पास ये 334 समथिंग आएगा। तो 0 पॉइंट इंटू 100 comes out to be 25.8 which can be written as 26 के बराबर। तो चाहे थॉमसन इक्वेशन से निकालो चाहे एमपीएन के इस पूरे कॉन्सेप्ट से निकालो, द आंसर इज गोइंग टू कम आउट टू बी सेम आंसर निकल कर आएगा, कोई अंतर नहीं आता है। तो ये चीज समझनी है कि कैसे इनको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, फाइन। अगली मेथड जो है वो हमारे पास है कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट, जो कि जनरली यूज नहीं होती है आजकल, आउटडेटेड है, लेकिन फॉर द प्रीवियस लिमिट्स आपके 100 ml के सोल्यूशन या सैंपल के अंदर 100 ml के सैंपल के अंदर एक कॉलीफॉर्म इंडेक्स अगर हो भी जाए तो उसको हम परमिसिबल मान लेते हैं। ये पुराना हमारा रिकॉर्ड कहता है, अदरवाइज दिस मेथड इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटरबोर्न डिजीजेस के ऊपर। जो वाटरबोर्न डिजीज होती है और उसके कॉज होते हैं, हम उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जितनी भी डिजीजेस को आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, ये सारे आपको डिजीजेस पता होनी चाहिए, और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीजेस होती है आपको पता होना चाहिए, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी का है। तो अगर मैं कहता हूं कि किसी को कोलेरा होता है तो उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वाइब्रियो कोलेरा, जो एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से कोलेरा होता है। लोग कहते हैं मुझे टाइफाइड हो गया, और लोग कहते हैं कि सर पहले वायरल था फिर वायरल टाइफाइड में कन्वर्ट हो गया। हो ही नहीं सकता, वायरल फीवर वायरस से होता है और जो टाइफाइड है वो बैक्टीरिया से होता है। तो वायरल फीवर कन्वर्ट नहीं होता है टाइफाइड में, पहले से ही टाइफाइड हो रहा होता है। आपको लगता है कि वो वायरल है तो गलत ट्रीटमेंट ले रहे होते हो, फिर बाद में आप टाइफाइड का इलाज लेते हो। तो टाइफाइड और पैराटाइफाइड दोनों ऑलमोस्ट सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सल्मोनेला टाइफी और सल्मोनेला पैराटाइफी। इन दोनों से सेम सिम्टम आकर निकल कर आते हैं, दोनों ही बैक्टीरिया कैटेगरी में आते हैं। एक बीमारी होती है डिसेंट्री, लूज मोशन वाली कंडीशन, उसको कौन कॉज कराता है, शिगेला डिसेंटेरिया। नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। यह भी एक बैक्टीरिया है। एमोइबियासिस और जियार्डियासिस दोनों ही ऐसी बीमारी है जिसमें कि जो इंटेस्टाइन है उसमें ब्लीडिंग चालू हो जाती है लूज मोशन के साथ। तो एक्सट्रीम लूज मोशन भी होगा, ब्लीडिंग भी होगी। कौन कॉज कराता है, एंटमोइबा हिस्टोलिटिका और जियार्डिया लेमलिया, दोनों ही प्रोटोजुआ है जो कहां पर इंटेस्टाइन में अफेक्ट करते हैं। एक बीमारी है जॉइंडिस, कौन कराता है, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस।
वायरस की वजह से होती है। एक बीमारी है पोलियो माइलेटिस की वजह से होती है, वो भी एक वायरस है जो बॉडी के अंदर किसी भी जगह पर लग जाएगा तो उस पूरे पोर्शन को अफेक्ट कर देता है। तो लोगों को जब पोलियो ग्रसित होते हैं लोग, तो उनकी बॉडी में कौन से पोर्शन में वो वायरस अफेक्ट किया है, वो वाला पोर्शन हमेशा के लिए डैमेज हो जाता है। ये बेसिकली हमारे वाटर बॉर्न डिजीजेस की कहानी है, ध्यान रखिएगा सभी के बारे में। तो हमारे पास यहां पर इस सेशन को यहीं पर अंत करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन है आपके लिए। एसएससी जेई का सार्थक बैच हम ऑलरेडी लाइव लेकर चल रहे हैं, अभी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेट ए और जेई के लिए लाइव फ्रॉम दी ऑफलाइन क्लासरूम विजय बैच हमारे पास ऑलरेडी रनिंग है। किसी भी ए और जेई को आप फोकस कर सकते हो इसके थ्रू। अगर आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन वीक है तो आप इस नॉन टेक के महापेक से ये अपने सारे सब्जेक्ट कवर अप कर सकते हैं फॉर एनी जेई और एई एग्जाम। एसएससी जेई 2023 के लिए द टेस्ट सीरीज हैज ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड फ्रॉम आवर साइड। आप इसे एप्लीकेशन पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।